दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास टू स्टेट्स, जिसे लिखा है चेतन भगत ने। आइए सुनते हैं इसके 15वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सुनांचली के स्वर में। यहाँ मैं यह बताता चलूँ कि इससे पहले के भाग 1 से लेकर 14 तक का वाचन मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप सुन सकते हैं कथा कहानी और उपन्यास में। आइए वाचन करते हैं भाग 15 का। मेरी फ्लाइट शाम 7 बजे चेन्नई में लैंड हुई। हम दिल्ली में 6 घंटे लेट हो गए थे, क्योंकि किसी साइको ने एयरपोर्ट फ़ोन करके कह दिया था कि प्लेन में बम है। चेन्नई में कन्वेयर बेल्ट पर मेरे बैग्स को आने में एक और घंटा लगा। इस दौरान मैं अपने आसपास के लोगों को देखता रहा। जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की वह यह थी कि कृपया मेरे इस सतहीपन के लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन लगभग 90% लोगों का रंग गहरा सांवला था। इनमें से 80% लोगों ने अपने पर इतना टैल्कम पाउडर लगा रखा था कि इससे उनकी त्वचा की रंगत ग्रे हो गई थी। मैं समझ गया कि फेयर एंड लवली का आविष्कार क्यों किया गया था, लेकिन मैं यह न समझ पाया कि लोग गोरा होने के लिए इतना तरसते क्यों हैं। कन्वेयर बेल्ट पर अधिकतर महिलाएं अनन्या की माँ जैसी लग रही थीं। मैं उनमें अंतर नहीं कर पा रहा था। उन सभी ने टनों सोना पहन रखा था, लेकिन पम्मी आंटी के नेकलेस में लगे महंगे रत्नों और बेडौल ड्राई फ्रूट्स की तरह उनसे लटक रहे मोतियों की तुलना में वे फिर भी कमतर ही लग रहे थे। मैं एयरपोर्ट से बाहर चला आया। मुझे ऑटो पकड़ना था। मैंने कागज़ की एक पर्ची तलाशने के लिए अपनी जेबें टटोली। इस पर्ची में मेरा नया पता था। जब मुझे अपनी जींस में कोई पर्ची नहीं मिली तो मैं लगभग घबरा गया। मैं चेन्नई में टी नगर को छोड़कर किसी और जगह को नहीं जानता था, और टी नगर को मैं इसलिए जानता था क्योंकि एक ज़माने में मैंने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल से पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वे अपने लाखों स्टूडेंट्स में से इस एक स्टूडेंट को, जो 8 साल पहले पढ़ा था, को आसरा देना चाहेंगे। लेकिन जब मैंने अपना पर्स खोलकर देखा तो मुझे वहीं पते की पर्ची मिल गई। मैंने राहत की सांस ली। मैं ऑटो स्टैंड पर आया। अगले पैसेंजर को लेकर 4 ड्राइवर आपस में बहस कर रहे थे। एंगा, एक ड्राइवर ने बाकी के 3 ड्राइवरों को पीछे धकेलते हुए मुझसे पूछा, एंगा होटल? नो होटल, मैंने कहा और अपना पर्स बाहर निकाल लिया। जैसे ही मैंने पर्स खोला, ड्राइवर को 100 के वे 10 नोट नजर आए जो माँ ने दिल्ली छोड़ते समय मुझे दिए थे। उसने चटखारा भरा। मैंने वह पर्ची बाहर निकाल ली जिस पर लिखा था इंग्लिश इल्ला। उसने कहा। मैंने आसपास देखा। कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो। मैंने पता पढ़ने की कोशिश की। नंगा बाका माँ, मैंने कहा। नकम बक्कम, ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, जैसा कि यह उच्चारण करने के लिए दुनिया का सबसे आसान शब्द हो। हाँ, मैंने कहा और देवेश द्वारा बताए गए एक लैंडमार्क को याद किया। लोएला कॉलेज के पास। तुमने लोएला कॉलेज देखा है? सेरी सेरी, ड्राइवर ने कहा। मैंने लगेज गाड़ी में चढ़ाया। मीटर? वह फिर हंस पड़ा, मानो मैंने कोई भद्दा जोक सुनाया हो। क्या? मैंने मीटर थपथपाते हुए कहा। मीटर इल्ला, ड्राइवर ने ऊंचे स्वर में कहा। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद से ही उसका व्यक्तित्व और आक्रामक होता जा रहा था। कितना हुआ? मैंने कहा। ई उधुम, उसने कहा। मुझे यह भाषा समझ नहीं आती। रुको, कितना हुआ? न उसने गाड़ी रोकी और न ही कोई जवाब दिया। मैंने उसके कंधे को थपकाया। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैंने उसे अपने हाव भाव से यह समझाने की कोशिश की कि मैं उससे पूछ रहा हूँ, कितना हुआ मेरे यार, लेकिन वह गाड़ी चलाता रहा। 10 सेकंड बाद उसने अपनी दाईं हथेली उठाई और अपनी 5 उंगलियां फैला दी। 5 क्या? उसने फिर अंगुलियां हिलाईं। 50, उसने सिर हिलाकर सहमति दी। ओके, मैंने कहा। वह इस शब्द को समझता था। ओके, उसने कहा और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उससे हाथ मिलाया तो वह हंस पड़ा और फिर चेन्नई के सूर्यास्त में कहीं गुम हो गया। मैंने शहर को देखा। यहाँ ऑटो खचाखच भरी, बसें
परेशान हाल ट्रैफिक, जवान और किराना, फल, बर्तन, कपड़े, नॉवेल्टी का सामान बेचने वाली छोटी छोटी दुकानों जैसी चीज़ें थी जिन्हें हर भारतीय शहर में पाया जा सकता है। फिर भी उसमें कुछ अलग था। पहली बात तो यह कि सभी दुकानों पर लगे बोर्ड में तमिल में कुछ लिखा था। तमिल के अक्षर उन ऑप्टिकल भ्रमों जैसे लगते थे जिन्हें यदि देर तक देखते रहें तो आपको सिरदर्द हो सकता है। सभी तमिल महिलाओं ने बालों में फूल लगा रखे थे। शहर की दीवारें फिल्मी पोस्टरों से पटी पड़ी थीं। हीरो की तस्वीरें देखकर लगता था कि आपके अंकल भी फिल्मी हीरो बन सकते हैं। हीरो थुलथुल, अधगंजे और घनी मूछों वाले थे और उनके सामने उनकी हीरोइनें मोहक सुंदर कन्याओं की तरह लगती थीं। जब मेरी माँ ने कहा था कि तमिल महिलाएं उत्तर भारतीय पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं तो शायद उनकी बात में कुछ हद तक सच्चाई रही होगी। अरे, ये तो आईआईटी है। आईआईटी चेन्नई का बोर्ड देखते ही मैं जोर से चिल्लाया। गिंडी गिंडी। ऑटो ड्राइवर ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि यदि वह दिल्ली में होता तो मुश्किल में पड़ सकता था। आईआईटी कैंपस की दीवार पर 1 किलोमीटर तक हमारे साथ दौड़ती रही। मैं उसे निहारता रहा। ड्राइवर ऑटो चलाने के साथ ही जगहों के नाम भी बताता जा रहा था, जैसे अदयार, सदैपेट, मंगलम और ऐसे ही अनेक नाम जिनका उच्चारण करना टेढ़ी खीर था। मुझे यह सोचकर इन क्षेत्रों में रहने वालों के लिए सहानुभूति का अनुभव हुआ कि फार्म में एड्रेस कॉलम में उन्हें अपना पता लिखने के लिए कितना समय जाया होता होगा। नुकम बक्कम पहुँचते ही हम एक विशालकाय 50 फीट ऊंचे फिल्म पोस्टर के पास से गुजरे। ड्राइवर ने ऑटो रोका, फिर उसने ऑटो की खिड़की से अपनी गर्दन बाहर निकाली और हाथ बांध लिए। क्या हुआ? मैंने इशारे से पूछा। थलाइवर, उसने पोस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने बाहर देखा। वह पडायप्पा नामक किसी फिल्म का पोस्टर था। मैंने अभिनेताओं अभिनेत्रियों के चेहरे देखे और उनमें से केवल एक को पहचान पाया, रजनीकांत। ऑटो ड्राइवर खीसे निपोरने लगा। आखिर मैंने शहर का एक लैंडमार्क पहचान लिया था। हम नुगम्बक्कब की घनी गलियों में चल रहे थे और आखिरकार लोयला कॉलेज पहुँचे। मैंने कई स्थानीय निवासियों से चिनप्पा टावर्स के बारे में पूछा और उन सभी ने सही बिल्डिंग की ओर इशारा किया। मैं ऑटो से निकला और ड्राइवर को 100 रुपये का नोट दिया। फिर मैं सोचने लगा कि क्या मुझे उसके मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए 10 रुपये की टिप देनी चाहिए। अंजू, ड्राइवर ने कहा और अपनी हथेली फिर खोल दी। मुझे कुछ समझ न आया, लेकिन जब उसने 3 बार इशारा किया तब जाकर मैं कुछ समझ सका। तुम्हें 500 रुपये चाहिए? पागल हो गए हो क्या? इल्ला मैड, ड्राइवर ने ऑटो का रास्ता रोकते हुए कहा, ताकि मैं अपना लगेज न निकाल पाऊँ। मैंने वीरान रास्ते पर नज़र डाली। अभी 9 ही बजे थे, लेकिन लग रहा था जैसे रात के 2 बज गए हों। इसी दौरान 2 ऑटो वाले हमारे पास से गुजरे। मेरे ड्राइवर ने उन्हें रोका। एक ऑटो में 2 ड्राइवर थे और दोनों ही आगे की सीट पर बैठे थे। वे चारों एक दूसरे से तमिल में बतियाते रहे। उनकी आवाज़ कभी कभी ऊंची हो जाती। 500, एक ड्राइवर जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता था ने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा। 500 नहीं, 50 50, मैंने कहा। आई, एक अन्य ड्राइवर ने चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद 4 ड्राइवरों ने मुझे इस तरह घेर लिया जैसे बॉलीवुड की किसी लो बजट फिल्म में गुंडे किसी भले आदमी को घेर लेते हैं। व्हाट? मेरा लगेज लौटाओ और मुझे जाने दो, मैंने कहा। इल्ला लगेज, पेमेंट मेक यू, ड्राइवरों में से किसी शेक्सपियर ने मुझसे कहा। वह धीमे धीमे मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे। मैं सोचने लगा कि आखिर मैं दिल्ली के किसी एयर कंडीशनड ऑफिस में काम करने का मौका गंवाकर यहाँ क्यों चला आया। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, मैंने मन ही मन अपने पंजाबी खून की कसम खाकर दिलेरी के साथ कहा। इल्ला पुलिस, मेरा ड्राइवर चिल्लाया, जबकि महज 20 मिनट पहले ही वह मुझसे हाथ मिला रहा था। दिस चेन्नई, हियर पुलिस इज माई पुलिस, दिस नो नॉर्थ इंडिया। इल्ला पुलिस, एन्नोड़ा पुल्ला अम्बुडा, अंग्रेजी भाषी ड्राइवर ने कहा। उनके सफ़ेद दांत रात में चमक रहे थे। जैसे ही मैंने अपनी पीठ पर एक ड्राइवर की थपकी महसूस की, वैसे ही मेरे मन से यह ख्याल जाता रहा कि तमिल लोग डरपोक होते हैं। यह ख्याल अनन्या के पिता के कारण ही उपजा था। धत,
ड्राइवर को अपनी जेब से कुछ निकालता हुआ पाकर मैंने मन ही मन कहा, किस्मत की बात थी कि उसने कोई चाकू नहीं निकाला, बल्कि माचिस और सिगरेट के पैकेट निकाले। उसने तमिल फिल्मों के स्टाइल में एक खास अंदाज में सिगरेट जलाई। मैंने मदद के लिए सड़क की ओर देखा, काश कोई मुझे इस मुसीबत से बचा पाए। तभी पास की एक इमारत से एक आदमी निकल कर आया। मैंने उसे देखा तो भरोसा ही न कर पाया। उसने पगड़ी पहन रखी थी। चेन्नई में किसी सरदार जी को देखना ऐसा ही था जैसे दिल्ली में किसी ध्रुवीय भालू को देख लेना। वह अपनी कार पर कवर चढ़ाने बाहर आया था। मैंने राहत की सांस ली। द्रौपदी की रक्षा करने भगवान कृष्ण अवतरित हो चुके थे। अंकल, मैं पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया। अंकल ने मेरी ओर देखा। मुझे ऑटो से घिरा देखकर वे फौरन पूरी सिचुएशन समझ गए। वे हमारी तरफ आए। ड्राइवर उनकी ओर बढ़े। वे उनका मुकाबला करने के लिए भी तैयार थे। एन्ना, अंकल ने कहा। ड्राइवरों ने उन्हें पूरी कहानी का अपना वर्जन सुनाया। अंकल उन्हें धारा प्रवाह तमिल में बात कर रहे थे। किसी सरदार जी को तमिल बोलते देखना बड़ा विचित्र और रोमांचक अनुभव था, ठीक सन टीवी के अल्फा टीवी में विलय की तरह। कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने पूछा। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से यहाँ तक आने के 500 रुपये नहीं लग सकते? ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये, उन्होंने कहा। चारों ड्राइवर एक साथ बोलने लगे। वे इल्ला शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। बहरहाल अंकल की फर्राटेदार तमिल के कारण वे जरा नर्म जरूर पड़ गए थे। 5 मिनट बाद हम 100 रुपये पर राजी हो गए। ड्राइवरों ने हमें घूर कर देखा। मेरे ड्राइवर ने मेरा लगेज निकाला और उसे सड़क पर पटकने के बाद अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। थैंक्स अंकल, मैंने कहा। आप चेन्नई में लंबे समय से हैं? बहुत लंबे समय से। लेकिन तुम प्लीज़ इतने समय यहाँ मत रहना। अंकल ने मेरा लगेज लिफ्ट तक ले जाने में मेरी मदद करते हुए कहा। पंजाबी हो? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। कभी ड्रिंक करने या चिकन खाने की इच्छा हो तो मेरे घर चले आना, लेकिन ज़रा सावधान रहना। तुम्हारी बिल्डिंग वेजिटेरियन है, ड्रिंकिंग पर पाबंदी है। वाकई? हाँ, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। ऐसा कोई मज़ा नहीं है जिससे उन्हें अपराध बोध का एहसास न हो, उन्होंने कहा। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। मैंने अपनी नए साथी की डोरबेल बजाई। रात के 10 बज चुके थे। एक उम्मीदे से लड़के ने दरवाज़ा खोला। अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। हाय, मैंने कहा। दिल्ली से क्रिस, मैं कंज्यूमर फाइनेंस में हूँ। हो, उसने कहा। अच्छा, तो तुम हो? सिटी बैंक चेन्नई के इकलौते नॉर्थ इंडियन ट्रेनी। अंदर आ जाओ, तुम बहुत लेट हो गए हो। फ्लाइट डिले हो गई थी, मैंने कमरे में घुसते हुए कहा। उसने ड्राइंग रूम की बत्ती चला दी। मैं रामानुजम, IIMB से, उसने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। वह अभी अभी बिस्तर से उठकर आया था, फिर भी उसके बालों में तेल लगा था और वह ठीक से कंघी किए हुए थे। उसे देखकर ही लगता था कि यह इंसान बैंक की नौकरी बहुत मज़े से करेगा, जबकि ऑटो ड्राइवर से हुई झड़प के बाद मेरा बेतरीब हुलिया देखकर लगता था कि मैं एक बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकता। यह सैंडिल का रूम है और यह अपलाइंगम का। फिर उसने मुझे अपना कमरा दिखाया। घर में खाने को कुछ है? मैंने पूछा। पता नहीं, उसने कहा और फ्रिज खोलकर देखा। थोड़ा सा दही चावल है। उसने भगोनी को बाहर निकाल लिया। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वह खाने की कोई डिश है। उसे देखकर यहाँ लगता था जैसे चावल किसी दुर्घटनावश दही में गिर पड़े हो। कुछ और? पास में कहीं और रेस्टोरेंट खुला होगा? उसने सिर हिलाकर ना कहा और फिर मेरी तरफ 2 लिफाफे बढ़ा दिए। ये तुम्हारे लिए कुछ पत्र आए हैं, नौकर ने बताया कि कोई लड़की मिलने आई थी। मैंने लिफाफा को देखा तो एक सिटी बैंक की ओर से वेलकम लेटर था। दूसरे पर अनन्या के हस्ताक्षर थे। मैंने एक बार फिर दही चावल की ओर देखा और मन ही मन यह कल्पना करने की कोशिश की कि यह कोई बहुत ही लजीज पकवान है, लेकिन मैं उसे खाने का साहस न जुटा पाया। मैं अपने कमरे में चला आया और बिस्तर पर पसर गया। रामानुजम ने घर की बाकी सभी बत्तियां बुझा दी और फिर सोने चला गया। क्या हम तुम्हें सुबह जगा दें? अपने कमरे में जाने से पहले उसने पूछा। ऑफिस का टाइम क्या है? 9, लेकिन ट्रेनी से उम्मीद की जाती है कि वे 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। हम 7:30 का टारगेट बनाकर चलते हैं, इसलिए सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। मैंने दिल्ली में बिताए अपने 2 महीनों के बारे में सोचा, जहां सुबह 9 बजे जाने का मतलब था जल्दी उठ जाना। सुबह 5 बजे तक उजाला हो जाता था। तब तक हम तुम्हें उठा देंगे। गुड नाइट। मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया और अन्ना की चिट्ठी खोली। हे चेन्नई बॉय, मैं तुमसे मिलने आई थी।
तुमने कहा था कि तुम दोपहर तक आ जाओगे, लेकिन तुम पहुँचे नहीं। खैर, अब मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि मॉम सोच रही होंगी कि मैं राधा सिक्स शॉप पर अपने दोस्तों के साथ हूँ। मुझे जाना होगा, घर पर थोड़ा बहुत नाटक चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अभी उसमें नहीं उलझाना चाहती। डोंट वरी, हम जल्द ही मिलेंगे। तुम्हारा ऑफिस अन्ना सलाई में है और वह मेरे ऑफिस से बहुत दूर नहीं है, लेकिन HLL मुझसे पूरे तमिलनाडु के चक्कर लगवा रहा है। मुझे टमाटो केचप बेचना पड़ रहा है। मुश्किल काम है, खास तौर पर तब जब मैं सोचती हूँ कि केचप में न तो इमली पड़ती है और न ही नारियल। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ वे तुम्हें मेरी याद दिलाएंगी। लव एंड किसेस, अनन्या। मैंने पत्र की तहों को खोला। जैस्मिन की पखुड़ियाँ मेरी गोद में गिर पड़ीं। वे बहुत कोमल थीं और उनकी गंध अद्भुत थी। आज के दिन की यह इकलौती ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे खुशी मिली थी। इसने मुझे फिर वह याद दिलाया कि आखिर मैं यहाँ क्यों और किसके लिए आया हूँ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के 15वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। लीजिए सुनिए इस उपन्यास के 16वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। जब आप अपने जॉब के पहले दिन पहले ही घंटे में उससे घृणा करने लगें, तो समझिए यह आपके लिए एक बुरी खबर है। ऐसा नहीं था कि सिटी बैंक ने कुछ ऐसा किया हो जिससे मैंने असहज महसूस किया हो। उन्होंने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि मैं सहज और स्वाभाविक महसूस करूं। मुझे एक क्यूबिकल और एक कंप्यूटर असाइन कर दिया गया था। मैं एक ऐसे समूह में था जो प्रायोरिटी बैंकिंग क्लाइंट्स के लिए काम करता था। प्रायोरिटी बैंकिंग क्लाइंट्स वास्तव में अमीर ज़्यादा ग्राहकों के लिए एक पॉलिटिकली करेक्ट शब्द था। इस तरह के ग्राहकों को प्राथमिकता सूची में आने के लिए नोटों के बंडल लहराने के सिवाय कुछ भी नहीं करना था। प्राथमिकता सूची में शामिल ग्राहकों को विशेष सेवाएं मिलती थी, जिसका मतलब था वेटिंग एरिया में कुर्सियों के बजाय सोफे और बैंक रिप्रेजेंटेटिव द्वारा उनकी जेब कतरने, माफ़ कीजिएगा, उन्हें अच्छी निवेश योजनाएं बताने के दौरान मुफ्त गर्मा गर्म चाय, और सबसे बड़ी सुविधा थी कस्टमर सर्विसेज मैनेजर तक उनकी सीधी पहुंच। ये मैनेजर्स MBA स्कूल से निकले ऐसे फाइनेंशियल विजार्ड्स थे जिनमें आपकी वित्तीय नीतियों को एक नए स्तर तक ले जाने की क्षमता थी। जी हाँ, मैं इन्हीं मैनेजर्स में एक था। जाहिर है, ग्राहकों से बात करते समय कभी इस तरह की बातों का जिक्र नहीं किया जाता था कि उनका कस्टमर सर्विस मैनेजर अपने जॉब से घृणा करता है, या वह काम केवल पैसों के लिए कर रहा है, या वह इस शहर में केवल इसलिए काम करने आया है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ रहती है। मुझे 8 रिप्रेजेंटेटिव्स को सुपरवाइज करना था। बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स युवा थे। वे या तो सामान्य ग्रेजुएट्स थे या फिर किसी अरे गहरे संस्थान से निकले MBA। और चूंकि मैं IIM से निकला था, और इसलिए यह माना जा सकता था कि मेरे पास कुछ विशिष्ट अधिकार होंगे, इसलिए जाहिर तौर पर मैं उनसे ऊपर था। मैं तमिल नहीं बोलता था और बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर भी मुझे यह दिखावा करना था कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कम से कम मेरे बॉस बालकृष्णन के सामने, जिन्हें बाला भी कहा जाता था। वेलकम टू द फैमिली, बाला ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। मुझे लगा कि कहीं वह अनन्या के कोई रिश्तेदार तो नहीं। फैमिली? द सिटी बैंक फैमिली, और ऑफ कोर्स द प्रायोरिटी बैंकिंग फैमिली। तुम बहुत लकी हो। इस ग्रुप से अपना करियर शुरू करने के लिए नए MBA क्या कुछ नहीं कर गुजरेंगे। मैं मुस्कुरा दिया। आर यू एक्साइटेड यंग मैन? बाला ने ऊंची आवाज में पूछा। सुपर एक्साइटेड, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि चूंकि यह मेरा पहला ही दिन है, इसलिए क्या आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी? वह मुझे प्रायोरिटी बैंकिंग एरिया में ले गया। 8 रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनमें 4 लड़के और 4 लड़कियां थीं, ने रिसर्च रिपोर्ट और इस बारे में विभिन्न विभागों की टिप्स पढ़ी कि आज वे क्या बेच सकते हैं। मैं सभी से मिला, अलबत्ता उन सभी के एक जैसे साउथ इंडियन नामों को मैं याद नहीं कर पाया। कस्टमर्स 10 बजे से आने लगेंगे, यानी अब से 2 घंटे बाद, बाला ने कहा, और तभी हमारी वास्तविक लड़ाई शुरू होगी। हमारा मानना है कि ट्रेनीज काम करने के दौरान ही सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं,
तो जंग के लिए तैयार हो जाइए। मैंने उनकी ओर देखा। उसे देखकर ही बताया जा सकता था कि इसने अपनी पूरी जिंदगी सिटी बैंक में बिता दी है। उसकी उम्र 40 साल के करीब थी, जिससे वे शायद 20 साल वह बैंक में कुर्बान जिसमें से वे शायद 20 साल जिसमें से शायद 20 साल वह बैंक में कुर्बान कर चुका था। रेडी, कोई सवाल चैम? बाला ने फिर पूछा। जी हाँ, मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा? बाला ने मुझे निराश निगाहों से देखा। यह उसकी आगामी अनेक निराश निगाहों में से पहली थी। फिर उसने एक रिप्रेजेंटेटिव से डेली रिसर्च मंगवाई। तुम्हें दो चीजें करनी होंगी। एक्चुअली दो नहीं, तीन, बाला ने मुझे मेरी डेस्क तक ले जाते हुए कहा। पहली यह कि रोज इन रिपोर्ट्स को पढ़ो और देखो कि तुम क्लाइंट्स को इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट्स रिकमेंड कर सकते हो। जैसे कि यह उन्होंने इक्विटीज ग्रुप से एक रिपोर्ट निकाली। वह इंटरनेट कंपनियों के शेयर रिकमेंड कर रही थी क्योंकि उनकी वैल्यू गिरकर आधी हो चुकी थी। लेकिन क्या .com का गुब्बारा फूट नहीं रहा है? मैंने कहा। ये कंपनियां कभी पैसा नहीं बना पाएंगी। बाला ने मेरी तरफ कुछ ऐसे देखा जैसे मैंने उससे पंजाबी में कुछ कह दिया हो। देखो, हमारी रिसर्च कहती है कि यहाँ खरीदना चाहिए। यह सिटी बैंक की ऑफिशियल रिसर्च है। बाला इस तरह बोल रहा था मानो वह बाइबिल में से कोई वाक्य कोट कर रहा हो। शायद वह ऑफिशियल रिसर्च किसी ऐसे हंग ओवर MBA ने लिखी होगी जिसे बिजनेस स्कूल छोड़े 3 साल हो गए होंगे। फाइन, इसके अलावा और क्या? दूसरा महत्वपूर्ण जॉब है रिलेशनशिप डेवलप करना। तमिलियंस एजुकेटेड लोगों को पसंद करते हैं। तुम IIT और IIM से हो, तुम्हें उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। मैं प्रायोरिटी बैंकिंग के इस चिड़ियाघर में एक ऐसी विलुप्त हो रही प्रजाति का जीव था जिसे कस्टमर्स देखने और उसकी ओर केले उछालने आ सकते थे। अब तुम्हारे लिए जरा मुश्किल होगा क्योंकि तुम एक बाला बोलते बोलते रुक गया, जैसे कि उसे कोई शपथ लेनी हो। पंजाबी हो? हाँ, लेकिन क्या तुम तमिलियंस से दोस्ती कर सकते हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे करना ही होगा, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि मैं अनन्या को उसके घर के अलावा कहीं और फ़ोन कर सकता था। काश इन कमबख्त सेलफोन की कीमतें तेज़ी से घट जाएं। और आखिरी बात यह कि बाला आगे बढ़ा और फुसफुसाते हुए कहा, ए रिप्रेजेंटेटिव जरा काहिल किस्म के हैं, इन पर नज़र रखना। यदि कोई ठीक से काम न कर रहा हो तो मुझे बताना। उसने मुझे आंख मारी और जाने के लिए खड़ा हो गया। और ऑफिस जरा जल्दी आया करो। मैं 7:30 बजे आ गया था। ऑफिस का टाइम तो 9 बजे है ना? हाँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे लेवल पर था तो मैं 7 बजे आता था। यदि तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो तो वेक अप सोलर, बाला ने कहा और अपने जोक पर खुद ही हंस पड़ा। लेकिन मैं बाला जैसा नहीं बनना चाहता था। वास्तव में मैं यहाँ होना भी नहीं चाहता था। मैंने उसके जाने के बाद गहरी सांस ली और अपनी सैलरी पैकेज को याद किया। तुम यह पैसे के लिए कर रहे हो, मैंने खुद से कहा। 4 लाख रुपया सलीना, यानी 33,000 रुपये प्रति माह। मैंने मन ही मन यह मंत्र दोहराया। मेरे पिताजी 30 साल से आर्मी में काम कर रहे थे और इसके बावजूद उनकी सैलरी मुझसे आधी भी नहीं थी। मुझे बस बबल स्टॉक्स को पूरा करना था और उसके बाद सारा पैसा सीधे मेरी जेब में था। जिंदगी आखिरकार इतनी बुरी भी नहीं, मैंने खुद से कहा। सर, क्या मैं टॉयलेट जा सकती हूँ? एक रिप्रेजेंटेटिव ने मुझसे पूछा। क्या? वह परमिशन के लिए मेरी ओर देख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? श्री। कहाँ से हो? कोयम्बटूर। उसने कांक्रोच कलर के बार्ड्स वाले अपने बड़े से चश्मे को ठीक करते हुए कहा। चेन्नई में फैशन का ज़्यादा बोलबाला नहीं है। तुमने कॉलेज में पढ़ाई की है? यस सर, कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी। डिस्टिंक्शन सर। गुड। फिर तुम मुझसे परमिशन क्यों मांग रही हो? बस ऐसे ही सर, उसने कहा। टॉयलेट जाने के लिए मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। थैंक यू सर। मैं अगले 2 घंटे तक रिपोर्ट्स पढ़ता रहा। इन सभी रिपोर्ट्स में उन अति उत्साही MBAs के फाइनेंशियल मॉडल्स थे जिनकी दिलचस्पी इक्वेशन सुलझाने में ज़्यादा थी बनस्पत यह सवाल पूछने की कि वो क्या कर रहे थे। एक टेबल में इंटरनेट कंपनियों की वैल्यू की तुलना में उनकी साइट पर जाने वाले विजिटर्स की संख्या से की गई थी। रिकमेंडेड कंपनी की आईबाल रेशियो के लिए सबसे कम वैल्यू थी। आईबाल रेशियो विश्लेषकों द्वारा गढ़ा गया एक ट्रेंडी टर्म था। माजिसी आधार पर रिपोर्ट्स में मोटे अक्षरों में लिखा था, खरीद लो। जाहिर है विश्लेषक ने कभी यह सवाल नहीं पूछा था कि कोई भी साइट विजिटर कभी किसी इंटरनेट कंपनी को पैसा नहीं चुकाता था।
यह हर एक लिहाज से एक सस्ता सौदा था। रिपोर्ट विस्मय चिन्ह के साथ कहती थी, सर मेरे कस्टमर आए हैं, मैं उन्हें आपके पास ले आऊं? श्री ने टॉयलेट से लौटते ही कहा। श्योर, मैंने कहा। सर ये हैं मिस श्रीनिवास। श्री ने कहा। 50 साल की एक अधेड़ महिला मेरे क्यूबिकल में आई, जिसकी सोने की चूड़ियाँ हथकड़ियों से भी अधिक मोटी थीं। हम सोफा एरिया में चले आए ताकि कस्टमर को लूटते खटोसते समय उसे एक पर्सनल लिविंग रूम फील दे सकें। आप आईआईटी से हैं? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मैंने कहा। मैं उसे कोई लॉस मेकिंग कंपनी खरीदने को राजी करने के लिए तैयार कर रहा था। मेरा पोता भी आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है, उसने कहा। उसके बाल तेल से सने होने के कारण चमक रहे थे। आपकी उम्र देखकर लगता नहीं कि आपका पोता आईआईटी की तैयारी कर रहा होगा, मैंने कहा। मिस श्रीनिवास मुस्कुरा दी। श्री ने भी खीसें निपोड़ दी। जी हाँ, हमने चूहेदानी सजा दी है और उसमें पनीर का टुकड़ा भी सजा दिया था। वॉक इन बेबी। अरे नहीं, मेरी तो अब उम्र हो चली है, अलबत्ता मेरा पोता अभी 6ठी क्लास में ही है। मैडम का बैलेंस कितना है? मैंने पूछा। 1 करोड़ 20 लाख सर, श्री ने जवाब दिया। मैंने मन ही मन अंदाज़ा लगाया, इतने पैसे कमाने के लिए मुझे 30 साल तक यह नौकरी करनी पड़ेगी। मुझे लगा कि उससे कुछ रुपए खसोट लेने में कोई बुराई नहीं है। मैडम, क्या आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है? इंटरनेट स्टॉक आजकल सस्ते हैं, मैंने कहा। मिस श्रीनिवासन ने मुझे चिंतित नज़रों से देखा। स्टॉक्स? ना बाबा, और मेरा बेटा विदेश में एक इंटरनेट कंपनी में ही काम करता है। वह कहता है कि कंपनी बंद हो सकती है। वह अमेरिका है मैडम, यह इंडिया है। हमारी 1 अरब की आबादी है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे यहाँ 2 अरब आई बॉल्स हैं। ऐसे में ज़रा इंटरनेट की संभावनाओं की कल्पना कीजिए। और हमारा म्यूचुअल फंड है, लिहाजा आपको किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम 5 मिनट तक मिस श्रीनिवासन को बहलाते फुसलाते रहे। मैंने बातचीत में बहुत सारे एमबीए टर्म फेंके, जैसे कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, बॉटम लाइन वर्सेस टॉप लाइन वर्सेस बॉटम अप। इन शब्दों के कारण मैं बड़ा इंटेलिजेंट मालूम हो रहा था। मिस श्रीनिवासन और श्री मेरी हर बात पर सिर हिलाती रहीं। आखिरकार मिस श्रीनिवासन एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो गई। 10 लाख से शुरुआत करते हैं, मैंने बात खत्म करने के लिए कहा। 5 प्लीज, 5। मिस श्रीनिवासन ने लगभग याचना के स्वर में कहा, जबकि पैसा उन्हीं का लग रहा था। मैंने 5 लाख पर बात तय की तो श्री तुम्हारी खुशी के उछल पड़ी। मैं उसका फेवरेट कस्टमर सर्विस मैनेजर बन गया था। बाला मुझे संगीत ताज नाम के एक डोसा रेस्टोरेंट में लंच कराने ले गया। यहाँ कितनी वैराइटीज के डोसा हैं? मैंने वेटर से पूछा। हमारे यहाँ 84 किस्म के डोसा मिलते हैं, वेटर ने बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। जितनी तरह की स्टफिंग की कल्पना की जा सकती है, उतनी ही किस्म के डोसा यहाँ मुहैया थे। स्पिनाच डोसा ट्राई करके देखो, और उसके बाद स्वीट बनाना डोसा। बाला ने मेरी तरफ कुछ इस तरह मुस्कुराते हुए कहा जैसे कि वह मुझे बाप का वह प्यार देना चाह रहा हो जो मुझे कभी नहीं मिला। तो अपना पहला इन्वेस्टमेंट पाकर कैसा लग रहा है? दिल खुशी के मारे उछल रहा होगा। मेरा दिल उछल नहीं रहा था, केवल दुख रहा था। मुझे चेन्नई आए 15 घंटे हो गए थे और मैं अभी तक अनन्या से बात नहीं कर पाया था। मैं जल्द ही एक सेलफोन खरीदना चाहता था, एक नहीं 2। मैं तुम में अपनी झलक देखता हूँ, तुम मेरी ही तरह हो। बाला ने अपने डोसे का पहला टुकड़ा सांभर में डुबाते हुए कहा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह इस नतीजे पर कैसे पहुंचा था। मेरे पास अनन्या का लैंडलाइन नंबर था, लेकिन वह शाम 7 बजे से पहले घर नहीं पहुंचती थी। क्योंकि उसका सेल्स फील्ड जॉब था, इसलिए ऑफिस का कोई भी तय नंबर नहीं था। मुझे याद आया कि किस तरह हम कैंपस में लंच के बाद एक दूसरे से सटकर अपनी दोपहर की झपकी ले लिया करते थे। इट इज़ ऑफिशियल, कॉलेज के बाद ज़िंदगी की राह बदल जाती है। मज़ेदार है ना? बाला ने कहा। मुझे 20 साल हो गए, लेकिन बैंक आने का उत्साह खत्म नहीं हुआ। वाह! मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरे बॉस मुझे पहली बार लंच कराने ले आए थे। अरे क्या सोच रहे हो? काम की बातें बाद में सोचना, अभी लंच टाइम चल रहा है। ऑफ कोर्स, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। यहाँ से HLL ऑफिस कितनी दूर है? क्यों, कोई पोटेंशियल क्लाइंट है? बाला ने कुछ इस तरह पूछा मानो इस धरती पर अवतरित होने के पीछे लोगों का यही उद्देश्य होता है कि वे प्रायोरिटी बैंकिंग कस्टमर्स बन जाए। मुमकिन है, मैंने कहा। बैंकिंग के बारे में सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आपको झूठ बोलने के बाद कतई बुरा महसूस नहीं होता। HLL ऑफिस नुकम बक्कम में है,
अपेक्स प्लाजा, उसने कहा। वेटर ने हमें कड़ची भर सांभर और दे दिया, साथ ही बनाना डोसा भी परोस दिया। बनाना डोसा का स्वाद पैनकेक की तरह था और यह वाकई अच्छा था। अच्छा, वही जगह जहां मैं ठहरा हुआ हूँ। एस, और मेरा घर भी वही है। वह आगे झुका और मेरी पीठ थपथपा दी। शायद मुझे एक अच्छा बॉस मिला था। मुझे अच्छा महसूस करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि मुझे पहले HLL में कॉल करना चाहिए या सीधे वहीं पहुंच जाना चाहिए। दोपहर को मैं अपने डेस्क पर लौट आया। वहां मैं कुछ कस्टमर से मिला, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास ज़्यादा रुकने का समय नहीं था। मिस श्रीनिवास ने मुझे एक लकी ब्रेक दे दिया था, लेकिन कंजर्वेटिव तमिलों को इन्वेस्टमेंट के लिए राजी करना आसान नहीं था। फिक्स्ड डिपॉजिट, मुझे फिक्स्ड डिपॉजिट पसंद है। इन्वेस्टमेंट की प्राथमिकताओं के बारे में पूछे जाने पर एक कस्टमर ने जवाब दिया। दोपहर के 3 बज रहे थे। मेरे लिए एक कॉल आया। आपके लिए है सर, श्री ने मेरे एक्सटेंशन पर लाइन ट्रांसफ़र करते हुए कहा। हाय, मैं अपने हॉट शॉट सेक्सी बैंकर के साथ एक प्रायोरिटी अकाउंट खुलवाना चाहती हूँ। अनन्या, मेरी आवाज़ से खुशी छलक पड़ी। तुम कहाँ हो? हम कब मिलेंगे? मैं HLL चलाऊँ? आई एम सॉरी, मेरी फ़्लाइट। इजी इजी, मैं कांचीपुरम में हूँ। ये कहाँ है? चेन्नई से 3 घंटे दूर, लेकिन मैं जल्दी लौट आऊँगी। तुम मेरे घर डिनर पर क्यों नहीं आते? घर पर? तुम्हारे घर पर तो तुम्हारे मामा और डैड के साथ? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें उनसे जान पहचान तो करनी ही होगी ना। मामी इन दिनों जरा ठीक नहीं है, लेकिन दैट्स ओके। वे ठीक क्यों नहीं है? हमारे कारण? नहीं, उनके पास दुखी होने के लिए दूसरी भी वजह है। किस्मत की बात है कि इस बार वे मुझसे जुड़ी किसी चीज़ के कारण दुखी नहीं है। अनन्या, कहीं बाहर चलते हैं, ठीक है? आज नहीं, कनाडा से मेरी आंटी आई हैं। तुम रात 8 बजे चले आना। उसके बाद अपना पता दिया। मैंने पता नोट किया, लेकिन उससे 3 बार स्पेलिंग पूछी। 5 घंटे बाद मिलते हैं, उसने कहा और फ़ोन रख दिया। मैंने इस उम्मीद में घड़ी की ओर देखा कि इससे उसकी गति तेज हो जाएगी। शाम 6 बजे रिप्रेजेंटेटिव चले गए, लेकिन सिटी बैंक की महान कल्चर के मुताबिक MBA 8 बजे तक दफ्तर में ही रहते थे। मैं भारत की अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट पढ़कर समय काटता रहा। इन्हें स्मार्ट लोगों ने लिखा था और उन्होंने कुछ इतने आत्मविश्वास से अगले 10 सालों की GDP का पूर्वानुमान लगाया था कि यह बुनियादी तथ्य छूट जाता था कि आखिर तुम अभी से कैसे बता सकते हो भैया। 7:30 बजे मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बाला मेरे पास आया। जा रहे हो? उसने ऐसे पूछा जैसे कि मैं हाफ डे लीव ले रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा, अभी यहाँ मेरे लिए करने को कुछ खास नहीं है। एक और टिप, अपने बात से पहले कभी मत जाओ, उसने कहा और मुझे आंख मारी। फिर वह हंस पड़ा, लेकिन मुझे उसकी बात कहीं से भी फनी नहीं लगी थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर कोई तमिल जोक बुक कैसी होती होगी। आप किस समय जाते हैं? मैंने थकान भरे स्वर में पूछा। बहुत जल्दी। एक्चुअली मैं जा ही रहा था। कुसुम इंतजार कर रही होगी। तुम डिनर के लिए मेरे घर चलना चाहोगे? नहीं थैंक्स, मैंने कहा। उसने मुझे दूसरी बार निराशा भरी निगाहों से देखा। मुझे अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ जाना है, मैंने कहा। ओह, उसने कहा। उसकी आवाज़ में अब भी उदासी थी। आई एम सॉरी डूड, लेकिन मैं केवल इसलिए अपनी ज़िंदगी का रिमोट तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे बास हो, मैंने सोचा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 16वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अब आप सुनेंगे इसके 17वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। स्वामीनाथन। अनन्या के छोटे अलग थलग से घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर घुमावदार अक्षरों में यह लिखा हुआ था। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। हालांकि ग्राइंडर की घरघराहट के कारण उसे साफ तरह से नहीं सुना जा सकता था। एस, अनन्या के पिता ने हैरत के भाव के साथ दरवाज़ा खोला। मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझे पहचान गए थे, लेकिन वे मुझे न पहचान पाने का दिखावा करते रहे। उन्होंने आधी आस्तीन की सफ़ेद बंडी पहन रखी थी, जिसमें आगे की तरफ जेबें थीं। साथ ही उन्होंने चेक्ड नीली सफ़ेद लुंगी पहन रखी थी। क्रिस सर, अनन्या का फ्रेंड, मैंने कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब डरा हुआ होता हूँ तो लोगों को सर कहकर संबोधित करने लगता हूँ। मैं अपने साथ बिस्किट्स का एक गिफ्ट पैक ले आया था, क्योंकि मेरी पंजाबी तहजीब ने मुझे यही सिखाया था कि जहाँ भी जाओ अपने साथ कम से कम इतनी कैलोरीज तो लेकर ही जाओ
जितनी तुम वहाँ खुद हजम करने वाले हो। मैंने एक बार फिर अपना परिचय दोहराया। तब उन्होंने कहा, ओह, अंदर आ जाओ। मैं भीतर आया, उन्हें गिफ्ट पैक दे दिया। जूते, उन्होंने रूखे स्वर में कहा, जबकि मैं थैंक्स की उम्मीद कर रहा था। क्या? मैंने कहा। उन्होंने घर के बाहर सूर्य की ओर इशारा किया। मैंने अपने जूते निकाले और जुराबों को चेक किया कि कहीं उनमें से बू तो नहीं आ रही है या कहीं कोई छेद तो नहीं है। फिर मैंने तय किया कि मुझे जुराबें भी निकाल देनी चाहिए। मैं भीतर चला आया। रंगोली पर पैर मत रखो, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा। मैंने नीचे देखा। मेरे दाएं पैर के नीचे चावल के आटे से बनाई गई फूल की डिजाइन थी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, मैंने कहा और रंगोली ठीक करने झुक गया। इट्स ओके, अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा और मुझे लिविंग रूम के तरफ ले आए। लंबा आयताकार कमरा कुछ ऐसा नजर आ रहा था जैसे कि पंजाबी ड्राइंग रूम किसी डकैती के बाद नजर आते हैं। सोफे सादे थे। कुशंस भारतीय रेलवे के स्लीपर से भी पतले थे। पम्मी आंटी के लाल मखमल के सोफों से वे बिल्कुल अलग थे। दीवारों पर हल्के रंग का डिस्टेम्पर फिनिश था। पूरे कमरे में भिन्न भिन्न प्रकार के साउथ इंडियन देवी देवताओं के चित्र थे। डाइनिंग एरिया में फर्श पर बैठक व्यवस्था थी। एक कोने में एक डेबेड पर तंबूरा रखा था जो देखने में सितारा जैसा लगता था। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। मैंने सोचा कि कहीं अनन्या के पेरेंट्स ने डिनर के लिए लाइव म्यूजिक का आयोजन तो नहीं करवाया है। बैठ जाओ, अनन्या के पिता ने सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। हम एक दूसरे के सामने बैठ गए। जीवन में पहली बार मैं अनन्या के पिता के ठीक सामने था। मैंने दिमाग पर जोर डाला ताकि मैं बातचीत शुरू करने के लिए कोई अच्छा सा विषय सोच पाऊं। नाइस प्लेस, मैंने कहा। क्या खाक नाइस? इस एरिया में तो पानी ही नहीं है, अंकल ने न्यूज़पेपर उठाते हुए कहा। मैंने सिर झुका लिया, मानो मलयापुर में पानी की समस्या के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। अंकल ने पेपर खोला जिससे उनका चेहरा छिप गया। मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था या नहीं। मैं चुप रहा और तंबूरे वाले व्यक्ति की ओर मुड़ा। मैं मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घर में एक अजीब किस्म की खामोशी थी। एक पंजाबी घर कभी इस तरह खामोश नहीं होता, तब भी नहीं जब रात में सब लोग सो रहे हों। मैंने आगे झुककर देखा कि अंकल वास्तव में पेपर पढ़ रहे हैं या महज मुझसे बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने द हिंदू का एडिटोरियल पेज खोल रखा था। वे AIADMK से संबंधित एक लेख पढ़ रहे थे जिसमें सरकार से यह मांग की जा रही थी कि नेवी प्रमुख को बर्खास्त करने वाले रक्षा मंत्री पर इंक्वायरी बिठवाएं। बड़ा भारी भरकम किस्म का लेख था। मेरे परिवार में किसी ने, या यूं कहिए मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने अखबार के एडिटोरियल पेज नहीं पढ़े थे। AIDMK के बारे में तो लेख बहुत दूर की बात है। अंकल ने मुझे ताक झाँक करते देख लिया। उन्होंने भुनभुनाते हुए कहा, क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं। पता नहीं मुझे इतना अपराध बोध का अनुभव क्यों हो रहा था। अंकल 5 मिनट तक पढ़ते रहे। जब उन्होंने पेज पलटा तो मुझे बात करने का एक और मौका मिल गया। घर पर कोई नहीं है क्या? इस वक्त घर के लोग और कहाँ होंगे? कोई नज़र नहीं आ रहा था। वे खाना पका रहे हैं। तुम्हें ग्राइंडर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? उन्होंने कहा। पता नहीं अनन्या के पिता स्वाभाविक रूप से ऐसे ही थे या आज ही वे कुछ ज़्यादा खिन्न थे। शायद मेरे यहाँ आने के कारण वे भुनभुना रहे हों, मैंने सोचा। पानी? उन्होंने पूछा। नहीं सर, मैंने कहा। क्यों? तुम्हें पानी क्यों नहीं चाहिए? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे इस घर में डर लग रहा था और कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ठीक है, पानी दे दीजिए, मैंने कहा। राधा, अंकल जोर से बोले। क्या वे अनन्या के दादाजी हैं? मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं, उन्होंने कहा। अनन्या के पिता ने उतना ही जवाब दिया था जितना मैंने पूछा था, इसलिए मैंने धीरे से पूछा, वे कौन हैं? वे राधा के कर्नाटिक ट्रूडम टीचर हैं
जो उसकी क्लास लेने आए थे, लेकिन वह किचन में तुम्हारे लिए खाना बना रही है। अब क्या करें? मैंने सिर हिला दिया। लिविंग रूम में अनन्या की माँ आई। उसके हाथ में एक टेर थी जिसमें पानी का गिलास और एक प्लेट नमकीन था। भूरे रंग के घुमावदार स्नेक्स सांपों के जीवाश्म की याद दिला रहे थे। हेलो टी। मैं खड़ा हो गया। हेलो क्रिस, उन्होंने कहा। आई एम सॉरी, मैं गलत समय पर चला आया। मैंने टीचर की ओर देखते हुए कहा, इट्स ओके। तुम्हें अनन्या ने इनवाइट किया है और यह उसकी आदत थी कि वह मुझसे पूछे बिना कुछ भी करती रहती है, अनन्या की माँ ने कहा। टी, हम सभी बाहर चल सकते हैं? मैंने कहा। इट्स ओके, खाना लगभग तैयार है, उन्होंने कहा और अपने पति की ओर मुड़ी। मुझे गुरुजी के साथ बैठने के लिए आधे घंटे का समय दो। फिर वे गुरुजी की ओर चली गईं और उनके पैर छुए। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अनन्या की माँ ने तंबूरा उठाया और वे कमरे से बाहर चले गए। तो सिटी बैंक ने तुम्हें चेन्नई में प्लेस किया है? अंकल ने पहली बार बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा। यस सर, मैंने कहा। अनन्या ने उन्हें बताया था कि बैंक ने मेरा ट्रांसफ़र किया है। वे नॉर्थ इंडियन को यहाँ क्यों भेजते हैं? पता नहीं सर, बेकार लोग हैं, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा और फिर अपने अखबार में खो गए। मैंने गला खंखारा और आखिरकार पूछने का साहस जुटाया, अनन्या कहाँ है? अंकल ने मेरी ओर कुछ इस तरह देखा जैसे मैंने उससे पूछा हो कि उन्होंने अपना पोर्न कलेक्शन कहाँ रखा है। वह नहाने गई है, वह शाम की प्रार्थना के बाद ही आएगी, मैंने सिर हिला दिया। अहमदाबाद में अनन्या ने कभी शाम की प्रार्थना नहीं की थी। दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गला फाड़कर रो रहा हो। मुझे हैरत में देखकर अंकल ने मुझसे पूछा, कन्नाडी तृणम, तुम्हें पता है? मैंने सिर हिला दिया। फिर तुम्हें क्या पता है? उन्होंने कहा और मेरे जवाब के लिए रुके बिना ही फिर से द हिंदू में अपना सिर घुसा दिया। मेरा जी हुआ कि इस घर से भाग जाऊं। आखिर मैं इस पागल खाने में क्या कर रहा हूं? मुझे बाहर कोई आहट सुनाई दी। सॉरी, अनन्या ने भीतर आते हुए कहा। मैं उसे देखने के लिए मुड़ा। मैं उसे 2 महीने बाद देख रहा था। उसने क्रीम कलर की कॉटन साड़ी पहन रखी थी जिस पर पतली सुनहरी बॉर्डर थी। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब से वह ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। मैं उसे अपनी बाहों में खींचकर उसके होठों को कसकर चूम लेना चाहता था। क्योंकि मेरे सामने मिस्टर द हिंदू एडिक्ट चिड़चिड़े स्वामी बैठे हुए थे, इसलिए जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता था। हाय अनन्या, गुड टू सी यू। मैंने इस तरह उसे ग्रीट किया जैसे हम साथ साथ काम करते हों। मैंने अपने हाथों को अपने तक ही सीमित रखा। कॉट, गिव मी हग, उसने कहा। तब जाकर अंकल का ध्यान द हिंदू से हटा। अनन्या, यहाँ बैठो, उन्होंने कहा और पेपर को इस तरह एहतियात से तह करके रख दिया जैसे कि वे जिंदगी भर हर रोज उठकर उसी को पढ़ेंगे। हाय डैड, अनन्या ने कहा और अपने पिता को गाल पर किस किया। मुझे ईर्ष्या हुई। ओह माम गा रही हैं, और उसने अपनी माँ की कर्कश आवाज़ सुनकर कहा। आखिरकार अनन्या के पिता ने कहा, बता सकती हो कौन सा राग है? अनन्या ने ध्यान से सुनने के लिए आंखें बंद कर ली। वह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे कहीं और देखना पड़ा क्योंकि अंकल मेरी हर हरकत पर नज़र रखे हुए थे। यह मल्हार है, यकीनन मल्हार है, उसने कहा। अंकल ने सराहना के साथ अपना सिर हिलाया। राग कितने होते हैं? मैंने बीच में घुसने की कोशिश करते हुए कहा। 1000 हैं, है ना डैड? अनन्या ने कहा। कम से कम। तुम कर्नाटकी संगीत नहीं सुनते हो? अंकल ने मुझसे कहा। ज़्यादा नहीं, लेकिन यह सुनने में अच्छा लग रहा है, मैंने कहा। निश्चित ही यहाँ पर यह कहना शायद ठीक नहीं होता कि मुझे कतई अंदाज़ा नहीं है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। जब डैड की कोलकाता में पोस्टिंग थी तब माम ने तमिल संगम में 2 चैंपियनशिप जीती थी, अनन्या ने गर्व भरे स्वर में कहा। लेकिन चेन्नई आने के बाद उसने गाना बंद कर दिया, अंकल ने कहा और हाथ फैला दिए। क्यों? मैंने पूछा। कई कारण हैं, अनन्या ने कहा और फिर धीरे से मुझे इशारा किया कि मैं यह विषय बदल दूं। तुम्हारा टी यहाँ है, मैंने कहा। शोभा अथाई किचन में है, वे डैड की बड़ी बहन है। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि शोभा आंटी का व्यक्तित्व उनके भाई जैसा न हो। कमरे में फिर खामोशी घिर आई। मैंने खाने के लिए एक स्नैक उठाया। मेरे मुंह में उसकी हर चरमराहट की आवाज़ को साफ सुना जा सकता था। मुझे बातचीत जारी रखनी थी।
मैंने कुछ समय पहले एक किताब पढ़ी थी जिसमें दोस्त बनाने की तरकीबें बताई गई थीं। उसमें लिखा था कि लोगों के काम में दिलचस्पी लो और बातचीत में बार बार उनका नाम लाते रहो। तो आप देश भर में काम कर चुके हैं मिस्टर स्वामीनाथन। मैंने कोशिश की कुछ एक जगहों पर, लेकिन फिर मैं बस यहीं उलझ कर रह गया। उन्होंने कहा, उलझ कर? मैं तो समझा था कि आप चेन्नई को पसंद करते हैं, यह आपका होम टाउन है। मैंने कहा। अंकल ने मुझे एक डर्टी लुक दी। मैंने सोचा कि मैंने कहीं कोई गलत बात तो नहीं कह दी। मैं शोभा को ले आता हूँ, चलो पहले जल्दी से खाना खा लेते हैं, अंकल ने कहा और कमरे से बाहर चले गए। मैं अनन्या से उसके पापा के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन सबसे पहले मैं उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था। बिल्कुल नहीं, अनन्या ने मेरे इरादों को भांपते हुए कहा। क्या? हिलो मत, मुझसे 3 फीट की दूरी बनाए रखो, उसने कहा। आर यू मैड? यहाँ कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? पास के ही कमरे में मेरी माँ गा रही हैं। तुम इसे गाना कहती हो? शट अप, उसने खिलखिलाते हुए कहा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि तुम थोड़ा बहुत कर्नाटिक म्यूजिक सीख लो। नो स्टॉप, सोफे से मत उठो। उसने मुझे एक फ्लाइंग किस दिया और मैं फिर सोफे पर बैठ गया। बैंक में पापा का बुरा समय चल रहा है, अनन्या ने धीमे से कहा। उन्हें प्रमोशन नहीं मिली। वे बैंक ऑफ बड़ौदा के डिस्ट्रिक्ट हेड बनने के लायक हैं, लेकिन गंदी राजनीति के कारण उन्हें हेड नहीं बनाया गया और पापा राजनीति से सख्त नफरत करते हैं। मैंने यह नहीं बताया कि अभी कुछ देर पहले वे कितने चाव से AIADMK के आर्टिकल पढ़ रहे थे। तुम्हारा भाई कहाँ है? सो गया है। वह पढ़ाई के लिए सुबह जल्दी उठ जाता है। हमने किसी के कदमों की आहट सुनी। शोभा आंटी के सामने जरा सावधान रहना, कम से कम बोलने की कोशिश करना, उसने कहा। क्यों? मैंने कहा। लेकिन तभी अनन्या की माँ लिविंग रूम में चली आई। वे और उनके गुरु मुख्य द्वार तक गए। आंटी के चेहरे से निराशा झलक रही थी। इल्ला प्रैक्टिस, गुरुजी ने बुदबुदाते हुए कहा। अनन्या की माँ उनसे तमिल में बात कर रही थी। गुरुजी ने सिर हिलाया और चले गए। क्या हुआ? अनन्या ने उनसे पूछा। कुछ नहीं। तुम्हारे अप्पा और अथाई कहाँ हैं? चलो खाना खा लेते हैं, अनन्या की माँ ने गंभीर लहजे में कहा। अनन्या के पिता और आंटी लिविंग रूम में आए। उनके हाथ में इतनी डिशेस थी कि वे उन्हें संभाले नहीं संभल रही थीं। मैं उनकी मदद करने को खड़ा हो गया। हेलो आंटी, क्या मैं कुछ ले सकता हूँ? पहले अपने हाथ धोआओ, अंकल ने कहा और किचन की ओर इशारा किया। डिनर के लिए हम फर्श पर बैठे। अनन्या ने मुझे केले का एक पत्ता दिया। मैं सोचने लगा कि मुझे इसे खाना है या इससे अपने हाथ पोंछने हैं। इसे नीचे बिछा दो, यह प्लेट है, अनन्या ने फुसफुसाते हुए कहा। राधा, शोभा आंटी ने अपने पत्ते को इशारा करते हुए सख्त लहजे में कहा। उसके एक तरफ कुछ गंदगी लगी हुई थी। ओह सॉरी सॉरी, राधा आंटी ने कहा और उसे बदल दिया। यह ठीक उसी तरह था जैसे सिप्रा मासी मेरी माँ की गलती निकालने की कोशिश करती रहती थी। दुनिया की हर संस्कृति में आपको इस तरह के नमूने नाते रिश्तेदार मिलेंगे। मैंने अनन्या की देखा देखी पत्ते पर चावल लिया, फिर उसमें सांभर मिलाया और अजीब सी दिखने वाली 2 सब्जियां ली। 2 तरह के ब्राउन पाउडर्स को देखकर मैं रुक गया। यह क्या है? मैंने पूछा। गन पाउडर, खाकर देखो, उसने कहा। मैंने उसे चखा। उसका स्वाद मिर्च मिले लकड़ी के बुरादे की तरह था। अच्छा है ना? मैंने अनन्या की ओर देखकर सिर हिला दिया। पहले तो सभी ने अपने अपने पत्ते पर सफाई से व्यंजन रखे और बाद में उन सभी को मिलाकर घालमेल कर दिया। और अच्छे से मिक्स करो, अनन्या ने कहा, जबकि मैं तो अपने भविष्य के ससुराल वालों की ही नकल करने की कोशिश कर रहा था। तुम अनन्या के क्लासमेट हो? सुबह आंटी ने पहली बार कुछ कहा। हाँ, हम IIM में साथ थे, मैंने कहा। IIT स्टूडेंट्स हो? मैंने हामी भरी। अनन्या ने मुझे बताया था कि मेरा IITian होना उसके परिवार में मेरी एकमात्र खूबी मानी जाती थी। सुशील की कजिन भी IITian है। राधा, मैंने तुम्हें बताया था ना, हरीश सैन फ्रांसिस्को में रहता है। कौन सी बैच? मैंने पूछा। वह IIT मद्रास में थी, तुम्हारे कॉलेज में नहीं, शोभा आंटी ने कहा। वो मेरे द्वारा बीच में दखल दिए जाने से नाराज लग रही थी। मैं चुप हो गया और तरह तरह की सब्जियों को देखने लगा। मैं उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैंने बीन्स और गोभी को हेलो कहा। हरीश के पेरेंट्स उसकी शादी कर देना चाहते हैं। तुम्हारे पास अनन्या के नक्षत्रम है, शोभा आंटी ने कहा। नहीं, अभी तो नहीं, अनन्या की माँ ने कहा। क्या स्वामी, तुम्हारी वाइफ को एक अच्छा दामाद तलाशने में कोई दिलचस्पी नहीं है? मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि वे लोग
ये बातें मेरी मौजूदगी में कर रहे थे। जरा चावल मिलेगा? मैंने इस उम्मीद में कहा कि बातचीत का रुख कहीं और मोड़ा जा सके। राधा, तुम्हें शोभा की बात माननी चाहिए, उसे सब अच्छी तरह पता है, अनन्या के पिता ने कहा। भारतीय पुरुष अपनी बहन के सामने पत्नी को झिड़कते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। अनन्या की माँ ने सिर हिला दिया। शोभा आंटी ने अब तमिल में बोलना शुरू कर दिया। अनन्या के पिता और माँ भी तमिल में ही जवाब दे रहे थे। अपने सामने रीजनल लैंग्वेज की यह फिल्म चलती देखकर मैं बहुत खींच रहा था। 5 मिनट बाद मैंने कहा, एक्सक्यूज मी। क्या है? अनन्या के पिता ने कहा। आप लोग इंग्लिश में बात करेंगे? मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने कहा। अनन्या ने हैरत से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें कह रही थीं कि मैं चुप रहूं। तो तमिल सीख लो, अनन्या के पिता ने कहा। यस सर, मैंने आज्ञाकारी की तरह कहा। वैसे भी हम क्या बात कर रहे हैं, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, उन्होंने आगे कहा। मैंने सिर हिला दिया। मुझे कई टेक्नोलॉजी कंपनियों और लड़कों के नाम सुनाई दे रहे थे। मेरा जी कर रहा था कि अपनी प्लेट उठाकर शोभा आंटी के चेहरे पर दे मारूं। डिनर के फौरन बाद मैं चला आया। अनन्या मुझे बाहर तक छोड़ने आई। जैसे ही हम सुनी सड़क पर पहुंचे, अनन्या ने मेरी बाहें थाम ली। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैंने कहा और अपनी बाह छुड़ा ली। क्या? उसने कहा। हम एक बंगले के पास से गुजरे जिसके बगीचे में नारियल के पेड़ थे। वे तुम्हारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। ये नक्षत्रम क्या होता है? मैंने कहा। यह एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है। वे लोग यूं तो बातें कर रहे हैं, मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। उसने मेरा हाथ थामा और चूम लिया। मैंने उसे फिर छुड़ा लिया। मैंने एक ऑटो वाले को बुलाया। अनन्या ने उसे तमिल में भाव-ताव किया, वरना मुझसे तो वह दुगना भाड़ा ले लेता। मैं इन लोगों को कैसे राजी कर पाऊंगा, यह तो नामुमकिन लगता है। तुम्हारे पापा के साथ बैठना तो ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया गया हो। अनन्या हंस पड़ी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह थोड़ा बहुत मजाक ही है। और मेरी मॉम के बारे में क्या ख्याल है? कैंपस में मैं उनकी तस्वीरों से ही डरा हुआ रहता था। यह तो रियल लाइफ की बात छोड़ ही दो। उन्हें तो देखकर ही लगता है कि वे मेरी जान ले लेंगी। उनकी तस्वीर तुम्हें डराती थी? हाँ, इसलिए तो मैं कभी तुम्हारे कमरे में तुम्हें प्यार नहीं करता था। तुम्हारी माम की तस्वीर देखकर मेरे होश फाख्ता हो जाते। मैं कल्पना करता कि मुझे तुम्हें प्यार करते देखकर वे कहेंगी, तो मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? अनन्या फिर हंस पड़ी। यदि हम मलयालपुर में नहीं होते तो मैं तुम्हें किस कर लेती। तुम बहुत क्यूट हो, उसने कहा। ये सारी बातें छोड़ो अनन्या, तुम्हारा क्या प्लान है? तुम मॉम से बात करोगी? माँ अभी जरा तनाव में है। उनके कर्नाटक टीचर ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया है। क्यों? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। क्या हम कल कहीं बाहर मिल सकते हैं प्लीज? मैंने कहा। कल 6 बजे मुझे मरीना बीच पर मिलो, उसने कहा। मैं 6 बजे नहीं आ पाऊंगा, मेरा बॉस बाला खुद 8 बजे तक बैठा रहता है। मैंने यह नहीं कहा कि शाम के 6 बजे, तो क्या सुबह के 6 बजे? मैंने थूक निकलते हुए कहा। तब तक अनन्या ऑटो ड्राइवर से बात करने लगी थी। नुंगम्बक्कम 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एल ओके। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के 17वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। धन्यवाद।